सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे, क्लास 8 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ। मैं आज आपसे क्लास 8 के चैप्टर बल पर डिस्कस करने वाला हूँ। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ से इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करिए। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए फटाफट। बल क्या है? तो जैसा कि आपको पता है, बल वह क्रिया है जो किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने का कार्य करती है। बल का प्रयोग किसी वस्तु की गति, दिशा, आकृति को बदलने के लिए किया जाता है। तो बच्चों, बल क्या है? तो आपको ऑलरेडी पता है बल क्या है। जब हम किसी चीज को खींचते हैं या धक्का देते हैं, है ना, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कि एक व्यक्ति जो है ना, इस बॉक्स को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, यानी धक्का दे रहा है। और ये दूसरा व्यक्ति जो है, मोटाराम, ये क्या कर रहा है? उसी वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है। यानी कि खींचने की क्रिया या धक्का देने की क्रिया को आप क्या कहते हो? बल कहते हो। एग्जाम्पल के लिए आप समझा सकते हो कि गेंद को लात मारने पर वो गति करने लगती है। तो गेंद गति क्यों करती है? क्योंकि हम यहाँ पर गेंद पर बल लगाते हैं। जैसे ही टेबल पर रखी वस्तु को अगर हम धक्का देंगे तो उसकी स्थिति बदल जाएगी। ये भी किस कारण से होता है? बल के कारण होता है। दूसरा, आपने एक और आप बता सकते हो, मिट्टी पर कुम्हार द्वारा बल लगाने से घड़े का आकार बदलता है। अब हमारा अगला टॉपिक है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन को कैसे परिभाषित करेंगे हम? कि जब 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति कराई जाती है तो उस वस्तु पर कार्य करने वाले बल को 1 न्यूटन कहा जाता है। अब बच्चों, आपके दिमाग में ये आएगा कि त्वरण किसे कहते हैं सर? तो वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं है समझ में आता तो ऐसा सोचो कि एक केजी के वस्तु पर जो विराम की अवस्था में है, कहाँ है? विराम की अवस्था में, यानी कि उसकी जो वेग है 0 मीटर पर सेकेंड है, उस पर अगर एक फोर्स काम करे और वो वस्तु 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड के वेग को धारण कर ले तो उस वस्तु पर कार्य करने वाले बल को 1 न्यूटन कहा जाएगा। यानी कि 1 न्यूटन बल वह बल है जो किसी 1 केजी के द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करने पर उस पे विराम की अवस्था से 1 मीटर पर सेकेंड का वेग उत्पन्न कर देती है 1 सेकेंड के अंदर। अब हम बात करते हैं कि बल का गुणधर्म क्या है। तो बल के गुणधर्म में सबसे पहली जो टॉपिक है कि बल परस्पर क्रिया पर निर्भर करती है। यानी कि बल किसी वस्तु पर तभी कार्य करेगी जब आप उस पर बल लगाओगे और बदले में वस्तु भी आप पर उतना ही बल लगाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति इस कार को तभी धक्का दे सकता है जब यह कार पर बल लगाए, और कार पर बल लगाने के लिए ये क्या करेगा? इसे टच करेगा। जब ये कार को टच करेगा तो कार भी बदले में इस व्यक्ति पर उतना ही फोर्स लगाएगी जितना कि यह व्यक्ति उस कार पर फोर्स लगाएगा। इसे ही हम कहते हैं कि बल जो है वो परस्पर क्रिया पर कार्य करती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि बल तभी कार्य करता है जब दो वस्तुओं के बीच परस्पर क्रिया होती है। उदाहरण के लिए, मेज को धक्का देने पर आपके हाथ और मेज के बीच परस्पर क्रिया होती है। बल का अगला गुणधर्म है कि बल दिशा और परिणाम के साथ व्यक्त किया जाता है। क्योंकि बल एक सदिश राशि है। फिजिक्स में सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों से व्यक्त किया जाता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि बल में दिशा और परिमाण दोनों शामिल होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर परिमाण क्या होता है? तो जब हम 5 न्यूटन कहते हैं तो 5 यहाँ परिमाण को दिखाता है, और दिशा तो आपको पता ही है, दिशा जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना, ये हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है कि गेंद को एक दिशा में धक्का देने पर वह गति करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाने पर उसकी गति रुक जाती है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं, बल के जोड़ने और घटाने का नियम। ठीक है, अगर बल एक ही दिशा में कार्य करता है, ठीक है, सपोज करिए कि एक वस्तु है और उस पर 2 बल कार्य कर रहा है, एक 5 न्यूटन का और एक 15 न्यूटन का। ठीक है, तो इन दोनों का जो परिणामी बल होगा, क्योंकि बल का डायरेक्शन सेम है, तो इस समय दोनों के मिलने से, दोनों बलों के मिलने से एक सिंगल बल जो बनेगा उसे परिणामी बल कहा जाएगा, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा इनका सम, यानी कि 15 + 5 यानी 20 न्यूटन। यानी कि जब 2 बल एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो उनका परिमाण जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 2 लोग गाड़ी को एक ही दिशा में धक्का देते हैं तो कुल बल अधिक हो जाता है,
क्योंकि कुल बल जो होगा दोनों व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल का योग होगा। और यदि बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त पे, ठीक है, इनका जो परिमाण होगा वो इन दोनों बलों का डिफरेंस होगा। मान लिया कि 5 न्यूटन का बल है ना इधर की तरफ काम कर रहा है और 10 न्यूटन का बल है ना इधर की तरफ काम कर रहा है, तो इस समय जो परिणामी बल होगा, ठीक है, इनका डिफरेंस होगा। तो परिणामी बल कैसे निकालोगे आप? 10 में से आप 5 को माइनस कर दोगे तो ये 5 न्यूटन जो होगा परिणामी बल होगा और इसकी दिशा बड़े वाले बल की दिशा में होगी। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब बल विपरीत दिशाओं में लगाया जाता है तो कुल बल उनका अंतर होता है ना। उदाहरण के लिए रस्साकशी में दोनों टीमें विपरीत दिशा में बल लगाती हैं। अब जो टीम ज्यादा बल लगाएगी, है ना, रस्सी उधर की ओर खींची चली जाएगी। आइए अब बल के प्रभाव पर बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, बल क्या क्या कर सकते हैं। तो बल लगाने से वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पहला, गति की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, कैसी स्थिति? तो मान लीजिए वस्तु स्थिर की अवस्था में है तो वो गति में आ जाएगा। यदि आप एक विराम में पड़ी वस्तु पर बल लगाओगे तो वो गति की अवस्था में आ सकता है ना। जब कोई वस्तु स्थिर होता है तो बल लगाकर उसमें गति लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए फर्श पर रखी बॉल को धक्का देने से वह गति करने लगती है। दूसरा, बल गतिशील वस्तु की गति बदलता है। यानी कि अब सपोज करिए कि कोई वस्तु ऑलरेडी गति में है, अगर आप उस पर फोर्स लगाओगे, है ना, और गति की दिशा में फोर्स लगाओगे तो वस्तु की गति बढ़ जाएगी, है ना। इसके दूसरे तरीके से अगर आप बात करो तो यदि आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से बल का जो दिशा है वो गति के विपरीत दिशा में है तो वस्तु की गति घट जाती है। तो इसी चीज को बताया गया है कि बल लगाने से गतिशील वस्तु की गति बढ़ सकती है, घट सकती है या उसकी दिशा बदल सकती है। गति की दिशा में बल लगाना, तो बल लगाने से गति बढ़ती है ना। कार में एक्सीलरेटर दबाने से गति बढ़ती है, क्योंकि जब आप कार का एक्सीलरेटर दबाते हो तो इंजन जो होता है वो कार की गति की दिशा में क्या करता है, बल लगाता है, जिससे कार की गति बढ़ जाती है ना। और गति की विपरीत दिशा में बल लगाने से क्या होता है, गति की विपरीत दिशा में बल लगाने से गति कम हो जाती है। उदाहरण के लिए जब आप चलती कार पर ब्रेक लगाते हो तो कार की गति कम हो जाती है। उसी प्रकार से अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, उस वस्तु की दिशा को भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, है ना, क्रिकेट के गेम में ये बैट्समैन क्या करता है, बल लगाता है इस फोर्स पर, जिसके कारण इस बॉल का डायरेक्शन कहीं और हो जाता है ना, बदल जाता है। तो हमने सीखा कि बल क्या क्या कर सकता है। बल विराम में रखी वस्तु को, बल विराम में रखी वस्तु को, ठीक है, विराम में रखी वस्तु पर क्या कर सकता है, गति उत्पन्न कर सकता है, गति उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है बल, तो गतिशील वस्तु की गति को बढ़ा या घटा सकता है। बल गतिशील वस्तु की गति को, है ना, बढ़ा या घटा सकता है, बढ़ा या घटा सकता है। ये डिपेंड करता है कि बल हम किस दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है, अगर बल की दिशा गति की दिशा में है तो ये वस्तु की गति को बढ़ा देगा, और अगर बल की दिशा वस्तु की दिशा के गति के विपरीत दिशा में है तो ये वस्तु की गति को घटा देगा। और तीसरा हमने पढ़ा कि, और तीसरा, बल जो है किसी गतिशील वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है, वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो ये बल के प्रभाव यहां पे देखने को मिले गति पर। अब बल जो है वस्तु की आकृति को बदल सकता है। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ये स्प्रिंग है, अगर हम स्प्रिंग पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे तो उसकी आकृति बदल जाएगी। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा बेलन से आटे की लोई पर जब बल लगाया जाता है तो वो क्या हो जाती है, चपटी रूप ले लेती है। उसी तरीके से कुम्हार मिट्टी पर जब बल लगाता है तो बर्तन का रूप ले लेता है, और गुब्बारे में हवा भरने से क्या होती है, उसकी आकृति बदल जाती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बल जो है किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे कि बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर मुख्यतः बल के बारे में हम दो चीज पढ़ेंगे अपनी 8वीं क्लास में, कि बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल।
ठीक है, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो आइए पहले पढ़ते हैं कि संपर्क बल क्या होता है। तो वह बल जिसमें वस्तुओं के बीच स्पर्श का होना आवश्यक होता है उसे संपर्क बल कहते हैं। यानी कि वह बल जो तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में हो। इसके दो एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है पेशीय बल। पेशीय बल क्या हुआ, तो व्यक्ति के मांसपेशीय द्वारा या जंतुओं के मांसपेशीय द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। तो वह बल जो मनुष्यों और जानवरों की पेशियों के संकुचन से उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेशीय बल कहते हैं। यह कार्य करने के लिए शरीर की ऊर्जा पर निर्भर करता है। यानी कि पेशीय बल को ऊर्जा हमारे शरीर से मिलती है, यानी कि भोजन से मिलती है। ठीक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो यह बल वस्तु को गति में लाने, रोकने, खींचने या धक्का देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का संपर्क बल है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वेट लिफ्टर है इस वेट को कैसे उठा रहा है, अपने पेशीय बलों का उपयोग करके, है ना, मांसपेशियों के बलों का उपयोग करके इसे उठा रहा है। इसके और भी एग्जाम्पल्स बताए गए हैं, जैसे बैलगाड़ी को खींचते समय बैल पेशीय बल का प्रयोग करता है। आदमी द्वारा साइकिल को धक्का देने के लिए हाथ और पैर, सॉरी यहाँ हाथ की जगह पैर होना चाहिए, पैर की पेशीय बलों का उपयोग किया जाता है। भार उठाने या कुश्ती लड़ने में मनुष्य पेशीय बल का उपयोग करता है। घोड़ा गाड़ी खींचते समय अपने शरीर के पेशीय बल का उपयोग करता है। अगला बल है घर्षण बल। यह भी एक संपर्क बल है। यह तब कार्य करता है जब दो वस्तु आपस में गति कर रही होती हैं तो उनके सतह के बीच घर्षण बल कार्य करता है। और केवल गति ही नहीं, अगर वस्तु किसी सतह पर रखी है तब भी वस्तु और जिस सतह पर वस्तु को रखा गया है इन दोनों सतहों के बीच ये घर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पर घर्षण बल का डेफिनेशन क्या बताया गया है, यह बल दो सतहों के बीच तब उत्पन्न होता है जब वे एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं। यह बल हमेशा गति का विरोध करता है। इसकी विशेषताएं क्या हैं, यह बल गति को धीमा करता है या वस्तु को रोकता है। यह वस्तु और सतह के बीच स्पर्श के कारण उत्पन्न होता है। यह संपर्क बल का एक प्रकार है। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो गेंद फर्श पर थोड़ी दूर लुढ़कने के बाद रुक जाती है क्योंकि घर्षण बल उसका विरोध करता है। साइकिल के ब्रेक लगाने पर साइकिल की गति कम होती है क्योंकि घर्षण बल कार्य करता है। किसी गाड़ी के पहियों और सड़क के बीच घर्षण बल ही गाड़ी को आगे बढ़ने में मदद करता है। यानी कि अगर घर्षण बल नहीं होगा तो गाड़ी जो है वो सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी। ठीक है, इसको हम एक वीडियो और भी आएगा घर्षण चैप्टर पे, उस पर हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फर्श पर धक्का देने पर भारी टेबल धीमी गति से रुक जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, घर्षण के कारण होता है। अगला है असंपर्क बल। असंपर्क बल क्या हुआ, वह बल जिसमें वस्तुओं के बीच संपर्क का होना आवश्यक नहीं होता उसे असंपर्क बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं के बीच एक दूरी पर भी कार्य करती है, जैसे कि चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है, तो दो चुंबकों के बीच कार्य करने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि जब चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ पर बल लगाता है तो उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। तो यह बल चुंबकों के द्वारा उत्पन्न होता है। चुंबक लोहे या अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करता है। विकर्षित की जगह पे आप एक नया वर्ड यूज कर सकते हो, प्रतिकर्षित करना। ठीक है, प्रतिकर्षित करना। आकर्षित क्या होता है, जब दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, आकर्षण। और प्रतिकर्षण क्या होता है, जब वस्तुओं को सामने रखते हैं तो वस्तुएं क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से दूर भागती हैं, तो इसे हम प्रतिकर्षण या विकर्षण बल कहते हैं। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं, चुंबकीय बल दूरी से कार्य करता है। यह चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। हमें पता है एक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिसे हम हिंदी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो एक चुंबक का सबसे प्रभावी बल कहाँ पे होता है, उसके ध्रुवों पर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उदाहरण देखिए। चुंबक द्वारा लोहे के कील या पिन को बिना छुए आकर्षित करना एक चुंबकीय बल का एग्जाम्पल है। चुंबकीय कटर मशीनें, चुंबकीय ट्रेनों में चुंबकीय बल का प्रयोग होता है। किसी स्टील के चम्मच को चुंबक के नजदीक लाने पर वह उससे चिपक जाता है, जो कार्य करता है। अब हम अगले असंपर्क बल के बारे में बात करेंगे, जो है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो जनरली आवेशों के कारण कार्य करने वाला बल होता है। अब ये आवेश क्या होते हैं, तो संसार में जितने भी पदार्थ हैं वो दो तरह के आवेश को रखते हैं। हमें पता है कि पदार्थ जो होते हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं, और परमाणुओं का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है
वो ऋणावेशित कण होता है, ऋणावेशित कण होता है, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है वो धनावेशित कण होता है, वो धनावेशित कण होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। शुरुआत में किसी भी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। अब जब हम कंघी करते हैं अपने सर पे, तो होता ये है कि कंघी करने के दौरान हमारे बाल से, है ना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है कंघी पर, जिसके कारण कंघी जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। कंघी पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, वो ऋणावेशित हो जाती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं। जबकि बाल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, इसलिए ये धनावेशित हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि जब हम कंघी करते हैं तो हमारे हेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंघी पर आ जाते हैं, जिसके कारण कंघी जो होती है वो ऋणावेशित हो जाती है, यानी कि चार्ज हो जाती हैं। और जब इस चार्ज कंघी को हम किसी कागज के टुकड़े के पास लेकर आते हैं, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, तो ये उसको अपनी ओर आकर्षित करती हैं। एक्चुअली आवेश दो तरीके का होता है, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, ठीक है। एक प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उसे धनावेश कहते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसे ऋणावेश कहते हैं। अब जब दो धनावेश को एक दूसरे के नज़दीक लाओगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, या दो ऋणावेश को अगर एक दूसरे के नज़दीक लाओगे तो यहाँ पर प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। यानी कि समान आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश को अगर आमने सामने लाओगे तो वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब कोई वस्तु धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, वो हमेशा एक उदासीन वस्तु को अपनी ओर खींचने का कार्य करती है। अगर वस्तु उदासीन है तो वो उस पर हमेशा एक आकर्षण का बल लगाती है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। तो यहाँ बताया भी गया है कि यह बल आवेशित वस्तुओं के बीच लगता है। जब किसी वस्तु को घर्षण से रगड़ा जाता है तो वह आवेशित हो जाती है और अन्य हल्की वस्तुओं को आकर्षित करती हैं, जहाँ हल्की वस्तुएं जो होंगी वे उदासीन वस्तुएं होती हैं। अब इस बल की क्या विशेषता है, यह बल बिना संपर्क के कार्य करता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी क्या है, असंपर्क बल है। यह आवेशित वस्तुओं में आकर्षण या विकर्षण का कारण बनता है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, सूखे बालों में कंघी करने पर कंघी हल्के कागज को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा इसलिए होता है जब हम सूखे बालों से कंघा करते हैं तो चूंकि कंघा प्लास्टिक का बना हुआ होता है और प्लास्टिक के गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण बालों से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है कंघे पर चला जाता है और कंघा जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है, और ऋणावेशित होने के कारण वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे ही गुब्बारे को अगर स्वेटर से रगड़ते हैं, है ना, तो दीवार में चिपक जाता है, क्योंकि स्वेटर से रगड़ने पर गुब्बारे जो होते हैं वो आवेशित हो जाते हैं, और आवेश के कारण वो क्या करते हैं, जनरली दीवार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वैसे ही बिजली के बादलों के बीच उत्पन्न आकर्षण और विकर्षण स्थिर वैद्युत बल का उदाहरण है ना। जो बिजली जो चमकता है ना, एक्चुअली क्या होता है कि जो बादल होते हैं वो लगातार हवा में चलते रहते हैं, जिसके कारण हवाओं से इनका घर्षण होता है और इनमें क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है ना। नीचे का जो होता है वो ऋणावेश हो जाता है और धरती जो होती है उस पर क्या आ जाती है, वो धनावेशित हो जाती है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ऋणावेश और धनावेश जो होते हैं वो त्वरित के रूप में क्या होती है, धरती पर आकर मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा स्थिर वैद्युत बल के बारे में, जो आवेशों के कारण किसी वस्तु पर उत्पन्न होता है और ये भी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को ही दिखाता है। अब अगला बल है गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या है, तो संसार में जितने भी द्रव्यमान रहित वस्तु हैं, यानी जिनमें द्रव्यमान होता है, वो हमेशा एक दूसरे पर बल लगाते हैं। मान लो कि एक वस्तु ये है जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा वस्तु ये है m2 है, तो ये दोनों एक दूसरे पर एक आकर्षण बल लगाते हैं। इस आकर्षण बल को हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है। हमारी धरती भी हमारे ऊपर एक बल लगाती है ना, इसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं, ठीक है। यह बल पृथ्वी या किसी अन्य बड़े आकाशीय पिंड द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ही हम धरती से जुड़े हुए हैं, है ना, अन्यथा हम आसमान में उड़ रहे होते, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमें धरती पर बांधे हुए है ना। हमारी सारी वस्तुएं धरती पर रखी हुई हैं, चूँकि
यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो विशेषताएं देखिए क्या बताया गया है। गुरुत्व बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है, यह बिना संपर्क के कार्य करता है, यानी कि ये भी एक असंपर्क बल है। इस बल का कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज़्यादा है कि वो हमें अपने केंद्र की ओर खींचकर रखी हुई है। केवल पृथ्वी ही नहीं, हम और आप भी एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा आप पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उतना ज़्यादा अधिक ताकतवर नहीं होता जितना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ताकतवर होता है। चूंकि पृथ्वी का मास जो है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का मान जो है उसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। आइए इसके उदाहरण को देखते हैं। जब ऊपर किसी गेंद को फेंका जाता है तो वो नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। वैसे ही वृक्ष से जो फल होता है वो जमीन पर गिरता है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल फल को अपनी केंद्र की ओर खींचता है। आसमान से बारिश की बूंदें पृथ्वी की ओर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बारिश की बूंदों को अपनी ओर खींचता है। किसी पहाड़ी से लुढ़कते हुए पत्थरों का नीचे गिरना ये भी पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है। तो बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सर न्यूटन ने की थी, जिनका पूरा नाम था सर आइजैक, ठीक है, न्यूटन। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लेना। सर आइजैक न्यूटन, इनकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये एक्चुअली एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और पेड़ के नीचे बैठते समय उनको क्या दिखाई दिया, ऊपर से है ना एप्पल गिरता हुआ दिखाई दिया। तो उनके दिमाग में क्लिक हुआ कि ये एप्पल अपने आप धरती की ओर क्यों खींचा जा रहा है। तो इस एप्पल को देखकर इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया था। वो एक महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे, जिन्होंने भौतिकी और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और गति के नियमों का, है ना, फिजिक्स में जो गति का नियम आएगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 9वीं कक्षा में जब जाओगे आप तो पढ़ोगे, इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो अच्छे से याद रख लेना, सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। अब अगली टॉपिक है दाब किसे कहते हैं। ठीक है, दाब या प्रेशर। तो दाब किसे कहते हैं, किसी वस्तु की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, और ये बल कैसा होगा, ये बल जो होगा ये परपेंडिकुलर फोर्स होगा, लंबवत बल होगा, जिसको हम लोग प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, या थ्रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में थ्रस्ट कहा जाता है, प्रणोद। तो प्रणोद क्या है, लंबवत बल। ठीक है, जो किसी सरफेस पे काम करेगा। तो किसी सरफेस पे, है ना, किसी सरफेस के पर मीटर स्क्वायर एरिया पे काम करने वाले, ठीक है, प्रणोद को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो दाब का यहाँ फॉर्मूला भी देख सकते हो, दाब इज इक्वल टू क्या होता है, बल बटा के क्षेत्रफल। और इस बल का एक स्पेशल नाम होगा प्रणोद, जो कि लंबवत बल होगा। तो हम बोल सकते हैं प्रणोद बटा के क्षेत्रफल। ये क्या होता है, दाब होता है। अब दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक, ठीक है, पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल। और एक पास्कल को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, एक पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो एक पास्कल को हम 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब किसी वस्तु पर कार्य करने वाला दाब किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु पर काम करने वाला दाब या प्रेशर दो चीज़ों पर निर्भर करता है। क्योंकि हमें पता है दाब प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, F/A। तो इसका मतलब हुआ कि दाब जो होता है वो समानुपाती होता है बल के। बल का मान जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना अधिक होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया भी गया है कि दाब बल के समानुपाती होता है। यदि क्षेत्रफल को समान रखा जाए और बल को बढ़ाया जाए तो दाब भी उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। एक हथौड़े से कील को ठोकने पर हथौड़ा जितनी जोर से मारा जाएगा कील उतनी तेजी से अंदर जाएगी, है ना। अगर आप कील को धीमा फोर्स लगाओगे तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे दीवार के अंदर जाएगी। लेकिन अगर आप फोर्स ज़्यादा तेज लगाओगे तो दीवार में तेजी से अंदर जाएगी। ठीक है, और दाब जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के, है ना। दाब जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि एरिया की वैल्यू, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कील का जो नीचे वाला एरिया होता है वो क्या होता है, कम होता है, जिसको हम बोलते हैं संपर्क एरिया। ठीक है, तो जो अगर किसी वस्तु का संपर्क क्षेत्रफल जो है वो कम होगा तो दाब उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देखो
यदि बल समान रहे और क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो दाब घट जाता है, और इसी के विपरीत अगर बल को समान रखा जाए और क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो दाब की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो, स्कूल बैग की स्ट्रिप जो होती है वो चौड़ी होती है ना, जो दाब को कम करती है, जिससे कंधों पर दर्द कम होता है। या यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चाकू है ना, इसका जो संपर्क सतह है ना, जो काटने वाला एरिया है जिसको हम संपर्क सतह बोल सकते हैं, अगर वो कम होगा है ना तो चाकू धार होगी, और धार चाकू से फलों को सब्जियों को काटना आसान होता है, ठीक है। और अगर धार कम हुई, ठीक है, धार कम होगी तो संपर्क एरिया जो होगा, है ना, संपर्क क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, संपर्क क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, और अगर संपर्क क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। दाब का जो इफेक्ट होगा वो कम देखने को मिलेगा, यानी कि कम धार जो चाकुएं होंगी उससे सब्जी को फलों को काटना थोड़ा मुश्किल होता है ज़्यादा धार चाकुओं की अपेक्षा, ठीक है। अब क्षेत्रफल के असर पे, है ना, दाब को हम समझेंगे। हम किसी वस्तु के संपर्क सतह को बढ़ाकर या घटाकर दाब की मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हैं, ठीक है। कील को ठोकने का उदाहरण देखिए। कील जो होता है ना, वो क्या होता है, नीचे से पतला होता है। पतला इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कम फोर्स भी लगेगा तो ये दीवार में इजिली अंदर चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो दाब होता है या प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो यही बताया गया है कि जब हम किसी कील को उसके सिरे वाले हिस्से से ठोकने की कोशिश करते हैं तो वह मुश्किल होता है। तो यह मुश्किल होता है क्योंकि सिरे का क्षेत्रफल अधिक होता है, यानी कि अगर आप इस वाले एरिया को दीवार पर डालने की कोशिश करोगे तो यहाँ मुश्किल आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एरिया क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन इस वाले, है ना, पार्ट को अगर आप दीवार पर ठोकोगे तो वो इजिली दीवार के अंदर, है ना, चला जाएगा। तो यही बताया गया है कि क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब कम उत्पन्न होता है। वहीं कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिससे दाब अधिक उत्पन्न होता है और कील आसानी से दरवाजे में घुस जाता है। तो कील के केस में हमें कम फोर्स पे भी ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है ताकि ये दीवार के अंदर चला जाए, इसलिए हम यहाँ पर संपर्क सतह को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला जो एग्जाम्पल है क्या है, बैग की, है ना, चौड़ी स्ट्रैप। आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रैप जो है वो क्या है, बैग की जो स्ट्रैप होती है वो चौड़ी होती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि बैग के वेट के कारण, है ना, बैग के भार के कारण जो फोर्स हमारे कंधे पर लगे, है ना, उसके कारण जो प्रेशर बने, है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाए, जिससे हमारे कंधे पर दर्द ना हो। तो चौड़ी पट्टियों का क्षेत्रफल अधिक होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये चौड़ी पट्टी है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण बैग का भार कंधों पर अधिक दाब उत्पन्न नहीं करता और इससे कंधे पर दर्द नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ऊंट के पांव का क्षेत्रफल। तो ऊंट आपने देखा होगा, ऊंट जो होता है जिसे हम मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं, है ना। अब इसके पैर जो होते हैं ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। चौड़े पैर होने के कारण इस ऊंट का जो टोटल भार होता है ना, वो ज़्यादा सतह पर, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ज़्यादा सतह पर फैल जाता है, जिसके कारण इसके पैर जो होते हैं, है ना, वो रेत में नहीं धंसते। तो ऊंट के पांव चौड़े होते हैं जिससे उनका क्षेत्रफल अधिक होता है, ठीक है। अधिक क्षेत्रफल के कारण ऊंट का भार रेत पर कम दाब उत्पन्न करता है और इसलिए ऊंट आसानी से रेत में चल पाते हैं। अब जो अगली टॉपिक है वो है द्रव और गैस द्वारा लगने वाला बल नहीं होगा यहाँ पर, दाब, ठीक है। तो जब किसी लिक्विड को किसी बर्तन में रखा जाता है या गैस को बर्तन में रखा जाता है तो वो उस बर्तन की दीवारों पर दाब लगाता है। अब ये जो दाब होता है ना, द्रव के द्वारा लगने वाला जो दाब होता है उसकी दीवारों पर भी होता है और बॉटम पे भी होता है, ठीक है। अब ये द्रव या गैस की जो दाब होती है वो डिपेंड करती है द्रव और गैस की ऊंचाई पर, है ना, कॉलम की ऊंचाई पर निर्भर करती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, दो टेस्ट ट्यूब है, एक पे क्या दिख रहा है, द्रव की जो ऊंचाई है वो कम है ना। तो द्रव की ऊंचाई कम है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सतह पर, है ना, इसके तल पर कम दाब उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण बलून पूरी तरीके से नहीं फूल पा रही है। और वहीं पर जब यहाँ पर सतह की ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है, जब ये ऊंचाई ज़्यादा ऊंचाई है तो यहाँ पर, है ना,
नीचे तली पर हम देख सकते हैं इस बैलून पर ज़्यादा प्रेशर लगने के कारण वो ज़्यादा फूल रही है। तो इसी चीज़ को बताया गया है कि किसी पात्र की तली पर लगने वाला बल उस पात्र में रखे गए द्रव या गैस के कॉलम की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि कॉलम की ऊंचाई बढ़ती है तो बल दाब का मान भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई गोताखोर समुद्र की गहराई पर जाता है तो पानी का दाब बढ़ जाता है ना। तो इस दाब से बचने के लिए गोताखोर एक स्पेशल सूट पहनकर अंदर जाते हैं। अब बात करते हैं द्रव का दीवारों पर दाब। तो जब तरल द्रव होती हैं जिस पात्र में रखा जाता है उनकी दीवारों पर भी दाब लगाती हैं। इस दाब को समान रूप से बांटने के लिए गैस और द्रव को वाले पात्र को बेलनाकार बनाया जाता है। ठीक है, जैसा कि ये पिक्चर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये एक बोतल है और बोतल में एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर से यहाँ पर बलून लगाया गया है। तो बलून जो है फूल रहा है चूंकि इस लिक्विड के कारण इस बलून पर क्या लग रहा है, दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। और समान गहराई पर द्रव का दाब, ठीक है, समान गहराई पर अगर गहराई बराबर हो तो उस गहराई पर हर बिंदु पर लगने वाला दाब का मान बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, इस गहराई पर जितनी भी बिंदुएं होंगी उन सब से निकलने वाले वाटर पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, यानी कि समान गहराई पर, ठीक है, समान गहराई के प्रत्येक बिंदु पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब समान होता है। इस चीज को आप याद कर लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ क्या है, मोटा आवरण है हवा का, और ये हवा जो है ना, इसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर दाब डालता है जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पे जो वायुमंडल है उसके द्वारा जो दाब लगता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अब ये जो वायुमंडलीय दाब है ना, इसको समझिए। हमारे सिर का जो औसत क्षेत्रफल होता है वो 15 बाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, और इस क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा 225 किलोग्राम के भार के बराबर होता है। यानी कि हमारे सिर पर लगभग 225 केजी है ना, 225 केजी क्या होता है, हवा है ना, उसका 225 केजी हवा उसके हमारे सिर के ऊपर है, जो लगभग 2250 न्यूटन के बराबर बल हमारे सिर पर लगाता है ना। लेकिन ये बल, ये भार जो होता है, ये बल जो होता है हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जितना प्रेशर ऊपर से है ना, ऊपर से हवा के द्वारा लगाया जाता है हमारे सर पे, ठीक उतना ही प्रेशर हमारा बॉडी भी ऊपर की तरफ लगाता है, जिसके कारण हमें इस भार का पता नहीं चलता है, इस दाब का पता नहीं चलता है। अब इसके महत्व क्या है, वायुमंडलीय दाब के कारण ही हम सांस ले पाते हैं। तो हम कैसे सांस ले पाते हैं, तो जब हम सांस खींचते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने बॉडी की एयर कैविटी को बड़ा करते हैं, जिसके कारण बॉडी के अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण हवा बाहर से अंदर की ओर जाती है। ठीक है, वैसे ही पत्तियों और पौधों में जल का संचरण वायुमंडलीय दाब के कारण ही होता है। तो ये कैसे होता है, जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों से हमेशा वाष्प के रूप में जल को छोड़ते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ऊपर का जो प्रेशर होता है ना, ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, ऊपर का दाब जो होता है वो लो हो जाता है और नीचे का दाब जो होता है वो हाई होता है, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है, जल जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समुद्र के गहरे भागों में वायुमंडलीय दाब के साथ साथ पानी का दाब भी बढ़ जाता है। जैसे ही आप समुद्र के अंदर जाओगे तो क्या होगा, दाब की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब वायुमंडलीय दाब के उदाहरण क्या क्या हैं, तो सिरिंज का कार्य। तो आपने सिरिंज देखा होगा, जब आप इसके पिस्टन को पीछे की ओर खींचते हो, ठीक है, इधर की ओर खींचते हो, तो अंदर क्या होता है, अंदर का प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, जिसके कारण, और यहाँ का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ये लिक्विड या फिर इसके अंदर गैस जो होता है वो अंदर की ओर जाता है। ठीक है, अब ऐसे ही हम बात करेंगे नल से पानी का चढ़ना। आपने देखा होगा गांव में जो चापानल होता है, तो जब हम चापानल के हैंडल को, है ना, इस हैंडपम्प के हैंडल्स को जब हम लोग यूज करते हैं तो इससे क्या होता है कि यहाँ का प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, जबकि नीचे का जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और इस प्रेशर डिफरेंस के कारण, है ना, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही पानी नीचे से ऊपर की ओर
चढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं वायुमंडलीय दाब ही अपना काम करती है। ठीक है, अब वायुयान में दबाव। ठीक है, जब वायुयान ऊंचाई पर उड़ता है तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, यानी कि जब आप एरोप्लेन पर जाते हो तो बाहर का प्रेशर हाई होता है, बट कैबिन के अंदर का जो प्रेशर होता है वो लो होता है। इस लो प्रेशर में सांस लेने में बहुत परेशानी आती है, या फिर कभी कभी कान जो है अचानक से बंद, ऐसा लगेगा कि बंद हो गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या होता है, लो होता है। अब इस प्रेशर को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है ना। जब वायुयान 30,000 से 40,000 फीट पर उड़ता है तो वायुमंडलीय दाब इतनी कम हो जाती है कि इंसान को सांस लेना भी असंभव हो जाता है। तो इसलिए यात्रियों के लिए यहाँ पर प्रेशराइज्ड कैबिन बनाया जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इस समस्या को हल करने के लिए वायुयान के अंदर प्रेशराइज्ड कैबिन बनाया जाता है। प्रेशराइज्ड कैबिन में वायु का दबाव नियंत्रित किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ताकि यात्रियों के लिए हवा में पर्याप्त ऑक्सीजन हो और उन्हें धरती के पास के वातावरण जैसा अनुभव हो सके। यानी कि जब एरोप्लेन हाइट पर जाती है तो वहाँ पर उसके एयर प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, ताकि लोगों को सांस लेने में परेशानी ना हो और एयर है ना, एयर में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और लोगों को धरती जैसा ही महसूस हो। और फिर एक और है यहाँ पर पानी उबालने का बिंदु, है ना। जब आप हाइट पर जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है ना, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, क्वथनांक जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी का उबालने का बिंदु जो होता है वो घट जाता है। इसका कारण यहाँ पे देखिए बताया गया है कि पानी तब उबलता है जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। यानी कि जब आप पानी को उबालते हो तो यहाँ पर क्या बनता है, वेपर बनता है। अब ये जो वेपर यानी वाष्प दाब जो है, अगर वो एयर प्रेशर के इक्वल होगा तो पानी उबलने लगेगा। अब ऊंचाई पर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण पानी का वाष्प दाब जल्दी ही वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो वाष्प दाब बहुत जल्दी कहाँ पर आ जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि समुद्र तल पर अगर आप पानी को उबालोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्र पर जैसे पहाड़ों पर अगर आप उसे उबालोगे तो 90 डिग्री सेल्सियस पे वो पानी उबलने लग जाएगा। यही कारण है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर चावल को बनने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, या खाना को पकने में ज़्यादा समय लगता है। तो अब यहाँ पर एक एनसीईआरटी की टॉपिक है। यहाँ पे बताया गया है कि 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ऑटो वॉन गॉरिक ने बर्तनों से वायु बाहर निकालने के लिए एक पंप का आविष्कार किया। इस पंप की सहायता से उन्होंने नाटकीय ढंग से वायु दाब के बल का प्रदर्शन किया। यानी कि उन्होंने क्या किया, 2 अर्धगोला लिया और ये दोनों अर्धगोला जो थे वो अलग थे। यहाँ पर केवल क्या था, यहाँ पर केवल रबड़ की सीलिंग लगी हुई थी, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इसमें से, ठीक है, इस दोनों अर्धगोलों को रबड़ की सीलिंग से जोड़ करके क्या किया, यहाँ से एयर को आउट कर दिया, यानी कि अंदर क्या कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, निर्वात बना दिया, मतलब अंदर हवा नहीं रखा। और फिर उन्होंने क्या किया कि एक साइड पर 8 घोड़े लगा दिए और दूसरे साइड पे 8 घोड़े लगा दिए, ठीक है। तो उन्होंने धातु के 2 खोखले अर्धगोले लिए, जिसमें प्रत्येक का व्यास 51 सेंटीमीटर था। इन गोलों को एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी गई। तब प्रत्येक गोले पर 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में खींचकर अलग करने के लिए लगाए गए, है ना। वायु का दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़ों के बाद भी अर्धगोलों को अलग नहीं किया जा सकता। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो वायुमंडलीय दाब है ना, ये कितना ज़्यादा ताकतवर है ना, इसमें कितनी ताकत है ना। तो इस तरीके से हमने क्लास 8 का, है ना, ये चैप्टर बल तथा दाब, ठीक है, पूरा कर दिया है, ठीक है। मैं इस पीडीएफ का लिंक, है ना, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसका जो पासवर्ड होगा, ठीक है, पासवर्ड होगा 4328, ठीक है। तो आप इस पासवर्ड को डाल करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। और बच्चों,
आशा है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतरीन बनाएं। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम अगले वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।